नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हमने स्टार्ट की है। उसमें हमने 270 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। आगे हम आपसे 270 क्वेश्चन के आगे के क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। आपका 1000 प्लस एमसीक्यू का हमने आपसे वादा किया है कि आपका बीपीएससी के एग्जाम से पहले हम आपको 1000 क्वेश्चनों को कवर करवा देंगे। देखिए, जो वेरी इंपोर्टेंट आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखिए, आपका समय कम बचा हुआ है। अभी तक हमने सिर्फ 270 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो आगे की हमारी प्लानिंग क्या रहने वाली है कि हम आपको एक ही क्लास में लगभग 100 क्वेश्चनों को कवर करवाएं, जिससे आपका एग्जाम से पहले हम आपके जितनी भी 100 क्वेश्चनों का हमने आपसे प्रॉमिस किया है उन सभी 1000 क्वेश्चनों को हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो अब आगे से आपको बड़ी बड़ी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, हमने आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ ही सारी की सारी क्लासेस दी हैं। तो हम आपकी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे भले क्लासेस का लेंथ बड़ा क्यों ना हो जाए। तो हम आपके लिए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपके क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाने वाले हैं। तो आगे से आपको बड़ी बड़ी क्लासेस देखने के लिए मिलेगी। सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से इन क्लासेस को देखिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो विद्यार्थी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आगे के हमारे जितनी भी क्लासेज आपको मिले सभी का सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देखिए, आपका एमसीक्यू की सीरीज हमारी तरफ से चल रही है। अब साथ ही साथ हमने आपके लिए क्या किया है कि जो आपका टीआरई फर्स्ट हुआ था और टीआरई सेकंड हुआ था, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके हमने टॉपिक को निकाला हुआ है। देखिए, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक आपके निकाले गए हैं जिनसे सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन टॉपिकों की थ्योरी मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो विद्यार्थी एमसीक्यू सेशन लेते हैं वो थ्योरी की क्लासेस भी अटेंड कर लीजिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो विद्यार्थी न्यू है, जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, उनकी कंप्लीट यहाँ से तैयारी भी हो जाएगी। तो आपके लिए थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों ही क्लासेस चल रही हैं। तो सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको नोट्स भी हमारी तरफ से प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। जो क्लासेज आपको यहाँ पर मिल रही हैं उसके लिए आपको हमारा शिक्षा प्लानेट का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। आपको वहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन पर। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था। देखिए, आप सभी को बताइए कि आपका सामवेद में आपका सामगान आपका प्रचलन में था। अब देखिए, सामगान में आपके 3 स्वर हुआ करते थे। कितने स्वर हुआ करते थे? 3। आपका पहला था स्वरित, उदात्त और आपका अनुदात्त। ये आपके 3 स्वर थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आपका पूछा गया है, स्टेट में भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका आगे पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था? आरोही, अवरोही, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो सामगान था उसमें स्वरों का क्रम अवरोही था। अब देखिए, अवरोही क्रम किस प्रकार से था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्टार्टिंग में सामगान में 3 स्वर हुआ करते थे। बाद में आपका सामगान 7 स्वरों में होने लगा था। अब देखिए, 7 स्वर किस प्रकार से थे। देखिए, पुरुष, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसे आपका पंचम भी कह सकते हैं, मंद्र, अतिस्वर। इस प्रकार से आपका सामगान में स्वरों के नाम थे। अब देखिए, कृष्ट क्या था आपका, तो कृष्ट था आपका मध्यम, प्रथम आपका था गंधार, द्वितीय था आपका ऋषभ, तृतीय था आपका षडज। आपका पंचम या फिर चतुर्थ आप कहें तो ये था आपका निषाद, मंद था आपका देहवत, अतिस्वर था आपका पंचम। देखिए, इस प्रकार से आपके सामगान में 7 स्वर आपके रहने वाले थे। अब देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इनका क्रम कैसा था। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं म ग रे सा, यानी कि इनका क्रम कैसा है? अवरोही। आशा करता हूँ आरोही अवरोही क्रम के बारे में आप जानते होंगे। आरोही का मतलब होता है सारे ग म प ध नि, अवरोही का मतलब होता है उसका उल्टा। तो ये क्रम आपका कैसा है? अवरोही। उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं नी द प। तो आपका सामगान में स्वरों का क्रम कैसा था? तो अवरोही क्रम था। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका अवरोही। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन सी थी? देखिए, आपका जो सामगान था
उसमें सप्त स्वर थे, यानी कि 7 स्वर थे, उसमें प्रथम संज्ञा कौन सी थी? प्रथम, कृष्ट, मंद्र या फिर अतिस्वर है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो सामगान था उसमें प्रथम था आपका कृष्ट, द्वितीय आपका प्रथम, तृतीय द्वितीय, चतुर्थ आपका तृतीय। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर संज्ञाएं थी। तो आपका जो प्रथम संज्ञा थी वो क्या थी? आपका कृष्ट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका कृष्ट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए गए हैं और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, आपके जितने भी भाई बंधु हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया है? अब देखिए, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन आपकी लेवल का नहीं है, ये क्वेश्चन हाई लेवल का है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों की नॉलेज होना चाहिए। ऐसे एक दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए, आपका किस ग्रंथ में साम तथा लौकिक गान के स्वरों का सामंजस्य स्थापित किया गया था? तो ऋग्वेद में, नारदी शिक्षा में, नाट्य शास्त्र में या फिर बृहदेशी में? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका नारदी शिक्षा में। अब देखिए, जो नारदी शिक्षा है ये आपका नारद जी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। जो आपका नाट्य शास्त्र है ये आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? भरत मुनि के द्वारा। वो बृहदेशी आपका मतंग के द्वारा। किसके द्वारा? मतंग के द्वारा। जो आपका ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है आपका। क्या रहने वाला है? आपका सबसे प्राचीन वेद। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था। अब देखिए, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, राग वर्गीकरण के अंतर्गत सूर्यांश आदि प्रकार किस ग्रंथ में थे? आपका जो राग वर्गीकरण था उसमें आपका सूर्यांश जो प्रकार था ये किस ग्रंथ में था? संगीत मकरंद में, संगीत पारिजात में, नाट्य शास्त्र में या फिर आपका संगीत रत्नाकर में? तो ये आपको बताना है कि आपका जो राग वर्गीकरण था उसमें सूर्यांश किसके अंतर्गत आता था। देखिए, आपका जो संगीत मकरंद ग्रंथ है इसमें आपका ये राग वर्गीकरण के अंतर्गत आता था। संगीत जो मकरंद ग्रंथ है ये आपका नारद जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? नारद जी के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका जो ग्रंथ और उनके लेखक हैं यहाँ से आपके बीपीएससी में हर शिफ्ट में आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बुक से और आपके ग्रंथ से। तो जो ग्रंथ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उनके साथ साथ ग्रंथकार भी बताते हुए चल रहा हूँ, तो आपको अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेना है। आपको पीडीएफ मिलेगी, हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा नोट डाउन अगर नहीं कर पाते हैं तो भी आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखिए, जो संगीत पारिजात है ये आपका अहोबल जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? अहोबल जी के द्वारा। नाट्य शास्त्र आपका मैंने अभी बताया था संगीत रत्नाकर, यह आपका सारंगदेव जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? सारंगदेव जी के द्वारा। तो वेरी इंपोर्टेंट ये ग्रंथ है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करेंगे, नारद ने अपने समय में प्रचलित कितने राग तथा प्रत्येक की रागनियां मानी है? तो नारद जी ने कितने राग रागनियां मानी है? 6 राग 6 रागनियां, 6 राग 5 रागनियां, 5 राग 6 रागनियां, 5 राग 5 रागनियां। तो आपको बताना है कि नारद जी ने कितने राग और रागनियां मानी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, यहाँ से इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका नारद जी ने 6 राग 6 रागनियां मानी है। कितने मानी है? 6 राग और 6 रागनियां। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, सभी के सभी विद्यार्थी जितने भी हम आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं उनका कमेंट में आंसर साथ ही साथ करते हुए चलिएगा। आपको एंड में ये बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही बैठा हुआ है, क्योंकि अब आपका एग्जाम नज़दीक है। तो आपको अपने आप को जज करना है कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। अब देखिए, राग रागनी वर्गीकरण के कितने मत प्रमुख हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रमुख मत हैं? 2, 4, 8 या फिर 9? देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि आपका राग रागनी वर्गीकरण में 4 मत हैं। अब देखिए, 4 मत कौन कौन से हैं? पहला है आपका कृष्ण मत, दूसरा है आपका शिव मत, तीसरा है आपका हनुमान मत, चौथा है आपका भरत मत। ये आपके 4 मत हैं। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि किस मत में कितने राग हैं, कितनी रागनियां हैं।
तो देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूं, जो कृष्ण मत है इसमें आपके 6 राग हैं और आपकी 36 रागनियाँ हैं। शिव मत में भी आपका 6 राग हैं, 36 रागनियाँ हैं। हनुमान मत में आपका 6 राग 30 रागनियाँ हैं। भरत मत में आपका 6 राग 30 रागनियाँ हैं। अब देखिए आप ऐसे याद किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए आपका जो कृष्ण मत है और शिव मत है इनमें आपका 6 और 36 रागनियाँ हैं। हनुमान मत और भरत मत में आपका 6 और 30 रागनियाँ हैं। देखिए हनुमान और आपके भरत जी कौन थे? भक्त थे। हनुमान और भरत जी भक्त थे किसके? राम जी के। तो इनका एक एक आपका राग कम था, रागनियाँ कम थी, तो इनके 30 रागनियाँ बनी हैं। कृष्ण और शिव अपने आप में एक भगवान थे प्रॉपर, तो ये इनके आपके 36 आपकी रागनियाँ बनी हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब देखिए आगे इनके उपनाम भी आपसे बन सकते हैं कि कृष्ण मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है, शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए कृष्ण मत को आपका कल्लीनाथ के नाम से जाना जाता है। इस नाम से आपका कल्लीनाथ के। शिव मत को आपका सोमेश्वर मत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका सोमेश्वर मत। तो ये इनके अन्य नाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए शिव मत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भरत मत, शंकर मत, कल्लीनाथ मत या फिर सोमेश्वर मत। देखिए आपका जो शिव मत है इसको आपका सोमेश्वर मत के नाम से जाना जाता है। देखिए नाम से स स स स, तो शिव से सोमेश्वर। ठीक इस प्रकार से आप ये इसे याद कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं। तो राग रागनी जो पद्धति थी उसमें कितने मुख्य राग थे? 4, 5, 6 या फिर 7। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक मत में आपके 6 राग थे। तो आपके राग कितने हैं? 6। लेकिन रागनियों की संख्या अलग थी, यानी कि आपका शिव मत में अलग थी, भरत मत में अलग थी। तो रागनियां अलग थी, राग सभी में समान थे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमेश्वर मत में कितने राग तथा रागनियां थी। देखिए सोमेश्वर मत आपका शिव मत को ही बोला जाता है। तो शिव मत आपका 6 और 36 के अंतर्गत आता था। आपका 6 राग और 36 रागनियां। तो सभी के सभी विद्यार्थी इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मैं बोलूँगा आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी संख्या अधिक रहती है लेकिन लाइक कम मिलती हैं, तो आपको लाइक जरूर करते हुए चलना है, जिससे आगे हमें भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए इसी प्रकार के सेशन हम अरेंज कर पाएँ। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि भरत मत में कितने राग कितनी रागनियाँ थी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि भरत मत और हनुमान मत में आपके 6 राग और 30 रागनियाँ थी। 6 राग और 30 रागनियाँ थी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, कल्लीनाथ मत के अनुसार कितने राग रागनियाँ थी। तो कल्लीनाथ आपका जो था इसे हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे कृष्ण मत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण मत। अब देखिए कृष्ण मत में आपके 6 राग और आपका 36 रागनियाँ थी। क्या था आपका? 6 राग और आपकी 36 रागनियाँ थी। देखिए इसका मतलब ये था आपका 6 राग थे, तो प्रत्येक राग की आपकी 6 रागनियाँ थी। प्रत्येक राग की 6 रागनियाँ, प्रत्येक राग की 6 रागनियाँ। तो देखिए प्रत्येक राग की 6 रागनियाँ थी, इसलिए 6 की आपकी कितनी बनती हैं? 36। तो 36 आपकी रागनियाँ टोटल थी। इस प्रकार से यहाँ पर इनको निकाला गया है। अब देखिए हनुमान मत के अनुसार कितने राग रागनी थे। तो हनुमान मत में मैंने आपको बताया था कि हनुमान मत और आपका जो भरत मत था यह कौन थे? यह राम जी के शिष्य थे, यानी कि राम जी के सेवक कह सकते हैं। तो इनकी एक एक रागनियाँ कम थी, तो 36 रागनियाँ इनकी बनती हैं। कितनी बनती हैं? 36 रागनियाँ। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है। तो आपको बताना है कि राग वर्गीकरण की किस पद्धति की तुलना परिवार से की जा सकती है। रागांग राग वर्गीकरण, ग्राम राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण, मेल राग वर्गीकरण। आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी विद्यार्थी साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिएगा और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताइएगा। तो राग वर्गीकरण में किस पद्धति की तुलना परिवार से की गई है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो परिवार से आपकी किसकी तुलना की गई है? तो आपका जो राग रागनी वर्गीकरण है
इसकी तुलना आपकी परिवार से की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। पंडित सारंगदेव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? वेरी इंपॉर्टेंट। सारंगदेव जी के अनुसार देखिए इनका ग्रंथ था संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर था, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट यह ग्रंथ है। मैंने आपको ग्रंथ करवाए थे, उसमें इसके बारे में बताया था। देखिए संगीत रत्नाकर में कितने वर्गों में रागों को बांटा गया था? देखिए यहाँ से सभी को पता है कि 10 वर्गों में बांटा गया था, जिसे आपका 10 विधि राग वर्गीकरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 10 विधि राग वर्गीकरण। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि 10 विधि राग वर्गीकरण के अंतर्गत क्या क्या आपका आता है। देखिए आपका जो 10 विधि राग वर्गीकरण था, इसमें पहला था आपका ग्राम राग। क्या था आपका? ग्राम राग। दूसरा क्या था आपका? राग। तीसरा था आपका उपराग। क्या था आपका? उपराग। अब देखिए चौथा था आपका भाषा। क्या था? भाषा। पांचवा था आपका विभाषा। क्या था आपका? विभाषा। छठवा था आपका अंतर्भाषा। क्या था आपका? अंतर्भाषा। सातवां क्या था आपका? रागांग। आठवां क्रियांग। नवा भाषांग। रागांग, भाषांग, क्रियांग और 10वां था आपका उपांग। ये आपका 10 विधि राग वर्गीकरण था। अब देखिए जो आपका प्रारंभ के 6 जो छठवा जो 6 वर्गीकरण थे, इन्हें आपका मार्गी संगीत के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत मार्गी संगीत, तो ये आपका मार्गी संगीत था। तो ये आपका रागांग, भाषांग, क्रियांग, उपांग, ये आपका देसी संगीत था। क्या था आपका? देसी संगीत। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आपका जो 10 विधि राग वर्गीकरण था, उसके प्रारंभ के 6 जो वर्गीकरण थे वो आपका मार्गी संगीत था, लास्ट के 4 आपका देसी संगीत था। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कि ग्राम रागों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो आपका जो ग्राम राग था उसमें कितनी संख्या रागों की मानी गई है? तो ग्राम राग में आपके 30 राग थे, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, संगीत रत्नाकर में जो 5 गीतियों में कितने ग्राम राग बने हैं? तो जो संगीत रत्नाकर की 5 गीतियां थी उनमें कितने ग्राम राग बने हैं? तो यहाँ से आपको एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो 5 गीतियां थी उसमें 30 राग बने थे। कितने राग बने थे? 30 आपके ग्राम राग बने थे। अब देखिए 5 गीतियां कौन कौन सी थी? पहले ही थी आपकी शुद्धा, भिन्ना, गौड़ी, चौथी आपकी बेसरा, पांचवी आपकी साधारणी। ये आपकी 5 गीतियां थी। अब देखिए यहाँ से आपके जो राग बने थे 30, वो किस प्रकार से बने थे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपकी जो शुद्धा थी इसमें 7 ग्राम राग थे, भिन्ना थी इसमें 5 ग्राम राग थे, गौड़ी में आपका 3 ग्राम राग थे, बेसरा में आपका 8 ग्राम राग थे, तो साधारणी थी इसमें आपके 7 ग्राम राग थे। तो इस प्रकार से आपके 30 ग्राम राग यहाँ पर हो जाते हैं। आप काउंट कर सकते हैं, 8 7 15, 15 और आपका 10, 25 और 5 30, इस प्रकार से आपके 30 ग्राम राग हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो शुद्धा गीति थी इसका संबंध किससे था? तो शुद्धा गीति का संबंध आपका ध्रुपद से था। किससे था? आपका ध्रुपद से। जो भिन्ना थी इसका आपका संबंध था धमार से। जो गौड़ी थी आपका इसका संबंध था टप्पा से। किससे था? टप्पा से। जो बेसरा थी इसका था आपका ठुमरी से, और जो आपका साधारणी था ये आपका ख्याल से संबंध रखती थी। तो इस प्रकार से आपकी 5 गीतियां थी, उनमें आपके 30 ग्राम राग थे। पांचों गीतियों का संबंध आपका किस गायन शैली से था, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किस से उत्पन्न हुए हैं? तो आपको बताना है कि भरत जी के अनुसार ग्राम राग किस से उत्पन्न हुए हैं? राग से, जाति से, मूर्छना से या फिर ग्राम से? तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि भरत जी के अनुसार आपके जो ग्राम राग थे ये किस से आपके उत्पन्न हुए हैं? तो देखिए जो आपके भरत जी के अनुसार जाति से उत्पन्न हुए हैं। देखिए भरत जी के समय पर आपका
जाति गायन प्रचलन में था। कौन सा गायन था? जाति गायन। अब देखिए जाति गायन किस प्रकार से था, इसमें कितनी जातियां थी, इस पर हम आगे चर्चा करने वाली हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि भरत जी के समय पर आपका जाति गायन प्रचलन में था। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुवर्तन करते हैं वे ग्राम राग क्या कहलाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। शुद्ध, भिन्ना, साधारणी या फिर बेसरा। तो ये आपको बताना है कि जो राग केवल अपनी ही जाति का अनुसरण करते हैं वे राग क्या कहलाते हैं। जो विद्यार्थी अभी भी न्यू जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। देखिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज चलाई जा रही है। आपके एग्जाम से पहले पहले यानी कि आपका जो बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है 7 तारीख से आपकी परीक्षा स्टार्ट है। 7 तारीख से पहले पहले जो मैंने आपसे वादा किया था 1000 प्लस क्वेश्चनों का, उसको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे भले आपके लिए एक दिन में 100 से 150 ही क्वेश्चन क्यों ना लेना पड़े। देखिए आपका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है आपका शुद्धा। देखिए किसी भी आपका जाति में अन्य किसी राग का अनुसरण नहीं मिलता है उसे शुद्ध बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहने वाला है शुद्धा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, भिन्न राग कितने माने गए हैं। तो आपको भिन्न रागों की संख्या कितनी मानी गई है? 6, 7, 5 या फिर 2। तो आपको बताना है कि आपका जो भिन्न राग कितने माने गए हैं। जो आपका भिन्ना गीति थी, भिन्ना जो गीति थी उसी के आधार पर आपको यहाँ पर घुमाया गया है कि भिन्न राग कितने हैं। तो भिन्ना गीति, भिन्ना राग उसी से आपका यहाँ पर निकल के आता है। तो आपका जो भिन्ना गीति थी उसमें कितने ग्राम राग थे? उसमें आपके 5 ग्राम राग थे। कितने थे आपके? 5 ग्राम राग। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना है। आगे हम बात करेंगे बेसरा राग कितने थे। जो बेसरा गीति थी उसमें कितने ग्राम राग थे? 12, 8, 7 या फिर 10। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो बेसरा गीति में आपके 8 राग थे। कितने राग थे आपके? 8। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहने वाला है। देखिए मैं आपसे अगर बोलूंगा कि सभी के सभी विद्यार्थी जो क्वेश्चन आपका चल रहा है उसका कमेंट में आंसर जरूर लिखें। ठीक है, देखिए मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी जल्दी से सभी के सभी क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आपका एक्सप्लेनेशन के साथ भी करवा रहा हूँ, जिससे आपका अदर कोई भी क्वेश्चन अगर बने तो वो भी आपसे ना मिस हो। आगे हम बात करेंगे पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग माने हैं। तो सारंगदेव जी के अनुसार कुल कितने राग थे? 72, 264, 163, 306। देखिए यहाँ से आपका जो रागों की संख्या निकल के आती है 264। 264 राग सारंगदेव जी के अनुसार कुल निकल के आते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे भरत ने उप राग कितने माने हैं। 7, 8, 9, 10। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताएंगे कि भरत जी ने कितने उपराग माने हैं। तो भरत जी के अनुसार 8 उपराग थे। कितने थे? 8 उपराग थे। देखिए जो मैंने आपको 10 विधि राग वर्गीकरण बताया था, 10 विधि राग वर्गीकरण, उसी में आपके 264 रागों का वर्णन मिलता है। उन्हीं वर्गीकरण में आपके जो उपराग था उसमें आपके 8 राग माने गए हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं। तो मतंग जी ने भाषा के अंतर्गत कितने राग गिनाए हैं? 16, 20, 6 या फिर 9। तो कितने राग गिनाए गए हैं? तो ये आपके रहने वाले हैं 16। ये 16 राग आपके रहने वाले हैं भाषा के अंदर। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो आप सभी के सभी विद्यार्थी इनको कमेंट में आंसर इनका बताते हुए चलिएगा। मेल पद्धति किस शताब्दी में आरंभ हुई? जो आपकी मेल पद्धति थी यह किस शताब्दी में आरंभ हुई थी? 12वीं, 13वीं, 14वीं और या फिर 15वीं। तो देखिए जो आपका मेल राग वर्गीकरण था, मेल राग वर्गीकरण, यहाँ पर चर्चा हो रही है आपकी मेल राग वर्गीकरण की, या फिर आपका मेल पद्धति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप? मेल पद्धति। तो यहाँ पर आपका जो मेल राग वर्गीकरण था ये आपका 14वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। अब देखिए आपका जो मेल राग वर्गीकरण था यह किन के द्वारा लाया गया था? तो विद्यारण्य जी के द्वारा। किनके द्वारा? विद्यारण्य जी के द्वारा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर रहने वाला, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे मेल पद्धति का आरंभ किसने किया था। तो मेल पद्धति का आरंभ अभी मैंने आपको बताया था कि विद्यारण्य जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो विद्यारण्य जी के द्वारा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट,
लोचल ने कितने मेल माने हैं? तो लोचल जी ने कुल कितने मेल माने हैं? 12, 23, 18 या फिर 72? तो देखिए लोचल जी के अनुसार आपकी जो मेलों की संख्या थी या फिर आप कहें थाटों की संख्या तो कितनी थी? तो लोचन जी के 12 मेल थे। अब देखिए लोचन जी की जो पुस्तक थी राग तरंगिणी, कौन सी पुस्तक थी आपकी? राग तरंगिणी। यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राग तरंगिणी ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? तो लोचन जी के द्वारा। राग तरंगिणी में आपके 12 मेलों की जानकारी मिलती है। अब देखिए राग तरंगिणी ग्रंथ मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, तो आपने अगर ग्रंथों का नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिएगा, वहां से भी आपके क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाएंगे। आगे हम बात करेंगे लोचन के 12 मेलों के अंतर्गत कितने राग आते हैं। देखिए लोचन जी के जो 12 मेल थे उसमें आपके कितने जो राग आते हैं ये आपको बताना है। देखिए आपका जो 63 राग थे लोचन जी के 12 मेलों के अंतर्गत, कुल 63 राग आपकी आती हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे रामामात्य ने कितने मेल माने हैं। देखिए मैं आपको जो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ आपका, देखिए मैंने एक कोई टॉपिक उठाया, जैसे कि अभी हमारा चल रहा है वर्गीकरण, तो यहाँ से हमने 10 विधि राग वर्गीकरण पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं आपका मेल राग वर्गीकरण, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो आपका अगर जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि लगभग आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। आगे हम बात करेंगे रामामात्य ने कितने मेल माने हैं। तो रामामात्य जी के कुल कितने मेल थे? 20। कितने मेल थे? 20। अब देखिए रामामात्य की जो पुस्तक थी वह स्वर मेल कलानिधि थी। स्वर मेल कलानिधि कौन सी थी आपकी? स्वर मेल कलानिधि। तो ये एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, सोमनाथ ने कितने मेल माने हैं। तो सोमनाथ जी के अनुसार कुल कितने मेल थे? 28, 26, 23 या फिर 72? तो आपको कमेंट करके बताना है कि सोमनाथ जी के कितने मेल थे। तो देखिए सोमनाथ जी ने आपके 23 मेल या 23 थाट माने हैं। अब सोमनाथ जी का जो पुस्तक था वो था आपका राग विनोद। क्या था आपका? राग विनोद। देखिए साथ ही साथ आपको मैं पुस्तक भी करवाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि आपका पुस्तक से क्वेश्चन आपका बीपीएससी में 3 से 4 हर शिफ्ट में पूछा गया था, तो ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यानी कि जो बुक थी राग विनोद थी। आगे हम बात करेंगे पंडित वेंकटमुखी ने मेलों की संख्या कितनी मानी है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपका लगभग हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेंकटमुखी के आपके मेलों की संख्या कितनी थी? देखिए वेंकटमुखी के आपके 72 मेल थे। कितने मेल थे? 72। अब ये जो 72 मेल थे उनमें से कर्नाटक संगीत में आपके 19 मेल आपके प्रचलन में है। प्रचलन में कितने हैं? आपका 19 मेल। तो यह कहाँ पर है आपका? कर्नाटक पद्धति में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कर्नाटक पद्धति में आपकी 19 मेल प्रचलन में है। पर वही बात करते हैं हम उत्तरी संगीत पद्धति की, तो उत्तरी संगीत पद्धति में आपके 10 मेल प्रचलन में है। उत्तरी संगीत पद्धति में, तो ये एक आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जो हमारा उत्तरी संगीत पद्धति है उसमें आपकी 10 मेल प्रचलन में है और आपका कर्नाटक संगीत पद्धति में 19 मेल प्रचलन में है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पंडित वेंकटमुखी ने एक मेल से कितने रागों की उत्पत्ति बताई है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वेंकटमुखी के अनुसार एक थाट से कितने राग उत्पन्न किए जा सकते हैं। देखिए आप सभी को पता ही होगा कि 484 आपके राग उत्पन्न किए जा सकते हैं एक मेल से, एक थाट से। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 72 मेलों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है। देखिए 72 जो मेल हैं उनको 12 वर्गों में बांटा गया है। इन्हें आपका चक्र भी बोला जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तक ये क्वेश्चन नहीं बना है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। 72 मेलों को कुल वर्गों में बांटा गया है, इन वर्गों को क्या कहते हैं। देखिए आपका जो 72 मेल थे इनको 12 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 12 वर्गों में। तो इसे क्या बोला जाता है? चक्र। ये आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे रागांग पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। रागांग पद्धति का जनक किसे कहा जाता है? वेंकटमुखी को, भातखंडे जी को, नारायण राव जोशी को, नारायण मोरेश्वर खरे जी को। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है बीपीएससी में।
कहाँ पर पूछा गया है, तो ये बीपीएससी में पूछा गया है कि रागांग पद्धति का जनक किसे कहा गया है, तो नारायण मोरेश्वर खरेजी को। और आपका स्टेट में भी पूछा गया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए मैं आपसे हर बार बोल रहा हूँ कि आपका 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो अच्छे से आप इसे याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी के सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से याद कर लेना। आगे हम बात करेंगे अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित थे। तो जो अनंत मनोहर जोशी जी से थे, आगरा, ग्वालियर, जयपुर या फिर दिल्ली, तो किस घराने से थे अनंत मनोहर जोशी, ये आपको पता होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा आपका जो अनंत मनोहर जोशी जी थे ये किस घराने से थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है ये रहने वाला है आपका ग्वालियर घराने से थे। किस घराने से थे, तो यह ग्वालियर घराने से थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है। तो ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन है, तो देखिए नत्थन पीर बख्श, नत्थन पीर बख्श ये आपके ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। आगे थोड़ा सा ये भी आपको जान लेना है कि आगरा घराने के संस्थापक कौन है, हाजी सुजान खां, हाजी सुजान खां। जयपुर घराने के कौन है, तो देखिए जयपुर घराने के आपके अलाउद्दीन खां, कौन है आपके अलाउद्दीन खां। दिल्ली घराने के कौन है, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखिए आपको जो संस्थापक है, अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो आपका दिल्ली घराने के संस्थापक है आपके गुलाम हुसैन, कौन है आपके गुलाम हुसैन। लेकिन इसके प्रवर्तक की अगर बात की जाती है गुलाम हुसैन, देखिए संस्थापक गुलाम हुसैन है, अगर प्रवर्तक की बात की जाती है तो इसके प्रवर्तक हैं आपके तानरस खां, कौन है तानरस खां। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि संस्थापक और प्रवर्तक में, लेकिन आपको आंसर देना है कमेंट के अकॉर्डिंग, सॉरी आपका जो ऑप्शन मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। अगर आपको गुलाम हुसैन मिलती हैं, इनका एक उपनाम है आपका मियाँ अचपल, इन्हें मियाँ अचपल भी बोला जाता है। तो देखिए संस्थापक आपका गुलाम हुसैन है, प्रवर्तक आपके तानरस खां हैं। तो ये आपको एक बार देख लेना है अच्छे से। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब्दुल करीम खां किस घराने के कलाकार हैं। देखिए अब्दुल जो करीम खां है ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अब्दुल करीम खां आपका कराना घराने के संस्थापक हैं और कराना घराने के कलाकार हैं। तो यहाँ से आपको आप पूछा जा सकता है संस्थापक, तो संस्थापक कौन है आपका अब्दुल करीम खां। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखिए इसमें जो भिंडी बाजार है आपका, भिंडी बाजार के संस्थापक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, उस्ताद अमान अली खां, उस्ताद अमान अली खां, तो ये इसके संस्थापक हैं। देखिए आपसे बीपीएससी में इंदौर घराना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे भिंडी बाजार जो घराना है उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको एक बार अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा रहने वाला है अल्लाउद्दीन खां किस घराने का नाम बताए गए हैं। देखिए अल्लाउद्दीन खां किस घराने से संबंधित हैं, तो ये आपको बताना है। अभी मैंने आपको बताया था कि अल्लाउद्दीन खां आपके जयपुर घराने से हैं। किस घराने से आपका जयपुर घराने से, किससे आपके जयपुर घराने के कौन है ये संस्थापक। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका जयपुर घराना। अब देखिए आगे हम इसमें बात करें थोड़ा सा, आपका पंजाब घराना है या तबले का घराना है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है लाला भवानी दास, क्या है इसका जो संस्थापक कौन है, लाला भवानी दास। तो ये भी आपको अच्छे से एक बार पता होना चाहिए। जो आपके देखिए मैं आपको बता देता हूँ घराने में आपको क्या याद करना है। घराने जितनी भी आपके दिए हुए हैं ख्याल के, देखिए आपको ख्याल के घराने याद करने हैं, आपको सितार तबला के घराने याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में जो क्वेश्चन बने हैं तो आपका गायन के घराने से क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए सभी के सभी घरानों के प्रवर्तक आपको याद कर लेने हैं, उनके जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनको याद कर लेना है। बाकी आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है, विशेषता याद करने की जरूरत नहीं है, विशेषताओं से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, किशोरी अमोड़कर किस घराने से संबंधित हैं। तो किशोरी अमोड़कर
किस घराने से संबंधित हैं? जयपुर, दिल्ली, ग्वालियर, आगरा। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किशोरी अमोडकर किस घराने से संबंधित आप रखती हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका जयपुर। जयपुर घराने की है आपकी किशोरी अमोडकर। आगे हम बात करेंगे, मोगूबाई कुंडीकर किस घराने का गायन करती हैं? दिल्ली, जयपुर, पंजाब या फिर ग्वालियर। तो देखिए आपकी जो मोगूबाई कुंडीकर हैं ये भी आपकी जयपुर घराने की है। किस घराने की है? जयपुर घराने की। तो देखिए मैं आपको जो महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है घरानों से संबंधित, उन्हीं कलाकारों को मैं लेकर के आया हूँ। और आपका मैंने देखिए जितनी भी आपके घराने हैं उनसे संबंधित मैंने आपको उनके प्रवर्तक, उनके संस्थापक बता दिए हैं। आगे आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनती हैं वो आपके पूछे जाती हैं कि किस घराने से संबंधित कौन से कलाकार हैं। तो जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनका मैं लेकर के चल रहा हूँ। अब देखिए किराना घराने के गायक को पहचानिए। तो किराना घराने के संस्थापक मैंने आपको बताया था अब्दुल करीम खान। अब आपको बताना है इस घराने के जो कलाकार हैं वो कौन सी हैं? गंगूबाई हंगल, नत्थन खां, वीडी पलुस्कर, गुलाम रसूल। तो देखिए यहाँ से आपको बताना है किराना घराने के जो महत्वपूर्ण है गंगूबाई हंगल। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। गंगूबाई हंगल आपका किराना घराने के रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे गुलाम रसूल किस घराने से संबंध रखते हैं? तो गुलाम रसूल आपका किस घराने से संबंध रखते हैं? आगरा, ग्वालियर, जयपुर, लखनऊ। देखिए आपको साथ ही साथ कमेंट करते हुए चलना है। आपको अपने आप को देखना है कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। लास्ट में आपको अपना स्कोर जरूर शेयर करना है हमारे साथ, जिससे आपको भी आइडिया लगे और हमें भी आइडिया लगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, आप कितना अभी भी तैयारी कर चुके हैं। तो देखिए जो गुलाम रसूल हैं यह आपका किस घराने से संबंध रखती हैं? तो ये आपका लखनऊ घराने से हैं। किस घराने से? आपका लखनऊ घराने से। ठीक है, आगे हम बात करेंगे निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है? निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है? बाबा दीक्षित, हीराबाई बड़ौदकर, नत्थन खां, नजाकत अली। तो आगरा घराने के कलाकार कौन है? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका जो आगरा घराने के कलाकार है वो है नत्थन पीरबख्श, सॉरी आपका नत्थन खां। कौन है आपका? नत्थन खां। लेकिन आपको नत्थन पीरबख्श भी मिलता है। देखिए तो आपका नत्थन पीरबख्श है, नत्थन पीरबख्श। अब देखिए ये आपका ग्वालियर घराने से, इससे आपका ग्वालियर घराने के संस्थापक जो नत्थन खां है ये आपका आगरा घराने के। तो इन दोनों नामों में आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नत्थन खां आपका आगरा घराना, नत्थन पीरबख्श आपका ग्वालियर घराना। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे बाबा दीक्षित किस घराने से संबंध रखते हैं? जो बाबा दीक्षित हैं ये किस घराने से संबंध रखते हैं? पटियाला, ग्वालियर, आगरा या फिर दिल्ली। तो बाबा दीक्षित आपका किस घराने से संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। जो बाबा दीक्षित हैं आपका ग्वालियर घराने से। किस घराने से? आपके ग्वालियर घराने से। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ग्वालियर घराने के आपको जितने भी कलाकार हैं सभी के सभी याद कर लेने हैं। जब मैं आपको घराने बताऊंगा उसमें आपको महत्वपूर्ण जितने भी आपके कलाकार हैं उनको बता दूंगा, आप उनको याद कर लीजिएगा, उनसे बाहर आपका नहीं जाएगा। देखिए मैं आपको बोलूँगा ग्वालियर घराने के जितने भी कलाकार हैं आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है। आगे हम बात करेंगे बालकृष्ण बुआ एच करंजीकर कौन से घराने से हैं? ग्वालियर, जयपुर, पटियाला या फिर किराना। तो कमेंट करके आपको बताना है कि जो बालकृष्ण बुआ एच करंजीकर हैं या किस घराने से संबंध रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण या कलाकार आपके रहने वाले हैं ग्वालियर घराने के। किस घराने की हैं? तो आपके ग्वालियर घराने के या रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के कलाकार हैं? जयपुर, दिल्ली, पटियाला, किराना। देखिए आपके जो घराने से क्वेश्चन बनेंगे लगभग जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। जो मैं आपको थ्योरी कराऊंगा अगर आप MCQ प्लस थ्योरी कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन फिर बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए आपका जो मल्लिकार्जुन मंसूर हैं ये किस घराने के हैं? तो ये आपके रहने वाले हैं जयपुर घराने के। किस घराने के रहने वाले हैं? तो आपका जयपुर घराने के यहाँ रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे राजा भैया पूंछ वाले किस घराने से संबंध रखते हैं? आगरा, जयपुर, दिल्ली और ग्वालियर। देखिए जो राजा भैया पूंछ वाले हैं यह ग्वालियर घराने के हैं। देखिए राजा भैया पूंछ वाले से क्वेश्चन बनता है कि माधव संगीत के पहले प्रिंसिपल कौन थे? ये आपके राजा भैया पूंछ वाले थे। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा थ्योरी प्लस MCQ में, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आगे हम बात करेंगे निम्न में से आगरा घराने का कलाकार कौन है?
बीडी पलुस्कर, विलायत हुसैन खां, बाबा दीक्षित, गुलाम रसूल। देखिए आगरा घराने के कलाकार कौन है, तो आपका विलायत हुसैन खां। विलायत हुसैन खां आपका आगरा घराने के कलाकार हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आगरा घराने का रत्न किसे बोला जाता है। आगरा घराने का रत्न किसे बोला जाता है। आगरा घराने का रत्न किसे बोला जाता है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। राम भाऊ कुंदोलकर किस घराने से हैं, आगरा, जयपुर, किराना, दिल्ली। देखिए जो राम भाऊ कुंदगोलकर हैं ये आपका किराना घराने से हैं। किस घराने से आपका, तो ये आपके किराना घराने से रहने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे किराना घराने के कलाकार को पहचानिए। वहीद खां, चांद खां, उस्मान खां, तानरस खां। देखिए किराना घराने के कलाकार कौन है आपको पहचानना है। तो देखिए वहीद खां आपका किराना घराने के हैं। तो वहीद खां हैं ये आपके किराना घराने के वेरी इंपॉर्टेंट कलाकार रहने वाली हैं। आगे हम बात करेंगे तानरस खां किस घराने से जुड़े हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि तानरस खां किस घराने के प्रवर्तक हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है तानरस खां किस घराने से संबंध रखते हैं। मम्मन खां के घराने का नाम बताइए। मम्मन खां के घराने का नाम बताइए। दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ, किराना। जो मम्मन खां हैं ये आपके किस घराने से संबंध रखते हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। जो मम्मन खां हैं आपके ये दिल्ली घराने के हैं। किस घराने के हैं, दिल्ली घराने के। देखिए इस प्रकार के जो यूनिक नाम रहते हैं लगभग आप इनको किताबों में कम ही देखने के लिए मिलता है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको जो यूनिक नाम मिले उनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए मम्मन खां, उसके बाद शक्कर खां। शक्कर खां किस घराने से जुड़े हैं, देखिए शक्कर खां आपका लखनऊ घराने से हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि लखनऊ की शक्कर सबसे फेमस है आपके गायन में। तो जो लखनऊ के गायक थे आपका शक्कर खां के गायन कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं। तो आपका जो शक्कर खां है आपका लखनऊ घराने से है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, मेहदी हुसैन खां किस घराने के कलाकार हैं। मेहदी हुसैन खां किस घराने के कलाकार हैं। तो जो आपके मेहदी हुसैन खां हैं ये आपके ग्वालियर घराने के कलाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, मेहदी हुसैन खां किस घराने के हैं, तो आपका ग्वालियर घराने के कलाकार आपके रहने वाले हैं। निम्न में से कौन ग्वालियर घराने का कलाकार है, वुरजी खां, केसरबाई केरकर, शंकर पंडित, रात जनकर। तो ग्वालियर घराने के कलाकार आपका शंकर पंडित जी हैं। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट आपके घराने से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उन्हीं को मैं लेकर के आया हूँ। देखिए इसी प्रकार का यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। जो मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ उनमें से पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछ लिया है। तो जो मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ उनको आप साथ ही साथ याद करते हुए चलिएगा, अच्छे से आप याद कर लेना। वासुदेव राव जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं, आगरा, ग्वालियर, किराना, जयपुर। तो आपके जो वासुदेव राव जोशी हैं ये आपके ग्वालियर घराने के कलाकार हैं। कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ग्वालियर घराने के सभी कलाकारों को आपको एक बार अच्छे से याद कर लेना है। केसरबाई केरकर किस घराने से संबंध रखती हैं, ग्वालियर, लखनऊ, आगरा, जयपुर। जो केसरबाई केरकर हैं ये आपकी जयपुर घराने की फेमस गायिका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका। केसरबाई केरकर जयपुर घराने की प्रसिद्ध आपकी कलाकार रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे हीराबाई बड़ौदकर के घराने का नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। हीराबाई बड़ौदकर के घराने का नाम क्या है, किराना, जयपुर, दिल्ली, आगरा। जो हीराबाई बड़ौदकर हैं ये आपके किस घराने से संबंध रखती हैं, तो किराना घराने से। किस घराने से संबंध रखती हैं, किराना घराने से संबंध रखती हैं भाई आपकी हीराबाई बड़ौदकर। जगन्नाथ बुआ पुरोहित किस घराने से संबंध रखते हैं, तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित आपका किराना, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित आपका आगरा घराने के कलाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो आपके महत्वपूर्ण है उनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जगन्नाथ बुआ पुरोहित आपका आगरा घराने के हैं। आगे हम बात करेंगे वुरजी खां किस घराने से संबंध रखते हैं, लखनऊ, जयपुर, ग्वालियर, दिल्ली। जो वुरजी खां हैं ये आपके जयपुर घराने की, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपको इन्हें याद कर लेना है। और मैं आपको एक बता दूं आपको जानकारी के लिए, आप जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आपको क्या करना है, घराने जब आप लिखेंगे आपको घराना लिखना है
अब देखिए जयपुर घराना आपको ऐसे लिखना है, तो मैंने आपको जयपुर घराने के जितने भी कलाकार बताए हैं तो आप उनको एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे क्या है कि आप याद करेंगे, जब रिवीजन करेंगे तो आप अच्छे से उनको रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे निम्न में से पटियाला घराने का गायक कौन है। अता हुसैन, डॉक्टर राजनकर, मुबारक अली, बड़े गुलाम अली। तो पटियाला घराने के कलाकार कौन है? देखिए पटियाला घराना आपका ये पंजाब के अंतर्गत आता है, तो बड़े गुलाम अली इनके कलाकार रहने वाले हैं। पटियाला घराना बड़े गुलाम अली। ठीक है, अब बड़े गुलाम अली आपका पंजाब के अंतर्गत भी इनको आता है, अगर पंजाब ऑप्शन मिलता है तो आप पंजाब के साथ भी बड़े गुलाम अली को लगा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे फैयाज खान, आपका क्या रहने वाला है? फैयाज खान, वेरी इंपॉर्टेंट, यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। फैयाज खान किस घराने से संबंध रखते हैं? आगरा, दिल्ली, जयपुर, कराना। तो आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट कलाकार हैं फैयाज खान, ये किस घराने से संबंध रखते हैं? तो देखिए आपको जो फैयाज खान है या आपके आगरा घराने के हैं। किस घराने के हैं? तो आपके आगरा घराने के फैयाज खान। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, बीडी पलुस्कर के घराने का नाम बताइए। बीडी पलुस्कर के घराने का नाम बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, पटियाला। जो बीडी पलुस्कर जी हैं ये आपके ग्वालियर घराने की, वेरी इंपॉर्टेंट। ग्वालियर घराने के सभी कलाकार महत्वपूर्ण हैं, ग्वालियर घराने से आपका किसी भी कलाकार को लेकर के क्वेश्चन बन सकता है। आगे हम बात करेंगे उस्मान खां किस घराने से संबंध रखते हैं? लखनऊ, कराना, दिल्ली, ग्वालियर। जो उस्मान खां हैं ये आपका किस घराने से संबंध रखते हैं? तो आपका दिल्ली घराना। उस्मान खां से संबंधित आपका दिल्ली घराना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सभी विद्यार्थियों से मैं उम्मीद लगा करके चल रहा हूँ कि साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करेंगे, और जो विद्यार्थी अभी भी न्यू जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर शेयर जरूर कर देना। आगे हम बात करेंगे निम्न में से दिल्ली घराने का गायक कौन नहीं है। अब देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि दिल्ली घराने का गायक कौन नहीं है। देखिए हमने अभी तक जितने भी आपके कलाकार पढ़े हैं उनके आधार पर आप इसको आंसर लगा सकते हैं। देखिए उस्मान खां, शक्कर खां, चांद खां, नसीर अहमद। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, दिल्ली घराने का कलाकार कौन नहीं है। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो शक्कर खां हैं ये कहाँ के हैं? लखनऊ के। तो शक्कर कहाँ की फेमस है? लखनऊ की। तो देखिए जो शक्कर खां है ये दिल्ली के नहीं है, ये कहाँ के? लखनऊ के। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि दिल्ली घराने के कौन कौन से कलाकार हैं तो आपको ये पता अगर चल गया कि दिल्ली घराने का कलाकार कौन नहीं है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे। हद्दू खां किस घराने से संबंध रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जो हद्दू खां हैं ये किस घराने से संबंध रखते हैं? ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, अतरौली। तो आपको बताना है हद्दू खां किस घराने से संबंध रखते हैं। देखिए हस्सू खां, हद्दू खां ये आपके ग्वालियर घराने से। किस घराने से हैं? ग्वालियर घराने से। आगे हम बात करेंगे नत्थू खां। देखिए हस्सू खां, नत्थू खां आपके ग्वालियर घराने से हैं। किस घराने से हैं? तो ये आपके ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। आगे हम बात करेंगे निसार हुसैन खां किस घराने से संबंध रखते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, सहसवान, ग्वालियर, अतरौली, आगरा। तो जो आपके निसार हुसैन खां हैं ये आपके किस घराने से संबंध रखते हैं? तो निसार हुसैन खां आपके ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पशुपति सेवक मिश्र किस घराने से हैं? पशुपति सेवक मिश्र आपके किस घराने से यह संबंध रखते हैं? देखिए जो पशुपति सेवक मित्र हैं ये आपका रामपुर घराने से हैं। किस घराने से? आपके रामपुर घराने से। अब देखिए रामपुर घराना का नाम आपको सहसवान भी मिलता है, तो रामपुर मिल जाए, सहसवान मिल जाए, एक ही बात है। तो आप अगर आपको रामपुर ना मिले तो सहसवान के साथ भी आप जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मोहम्मद अली किस घराने की गायकी गाते थे? तो मोहम्मद अली किस घराने से संबंध रखते थे? आगरा, कराना, जयपुर, पंजाब। तो मोहम्मद अली आपके किस घराने से संबंध रखते थे? तो जयपुर घराने से ये संबंध रखते थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। देखिए आपको कमेंट करते हुए चलना है और आपको अपना फीडबैक जरूर देना है कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है, क्या आपके क्वेश्चन का लेवल और बढ़ाया जाए या फिर इतना ही रखा जाए। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से प्यार दीजिएगा और मैं आपके लिए आगे बड़े बड़े सेशन लेने की प्रयास कर रहा हूं, जिससे आपका
पूरे का पूरा रिवीजन हो जाए और आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपको एक साथ एक जगह मिल जाए। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है मेहदी हुसैन किस घराने से थे। जो मेहदी हुसैन थे ये किस घराने से थे, ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, पटियाला। तो देखिए आपको बताना है जो मेहदी हुसैन थे ये आपके पटियाला घराने से थे। किस घराने से थे, तो ये आपके पटियाला घराने से संबंध रखते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट हमारा रहने वाला है अली बख्श किस घराने से थे। अली बख्श किस घराने से थे, पटियाला, आगरा, दिल्ली, लखनऊ। तो जो अली बख्श थे ये किस घराने से थे आपको बताना है। अली बख्श आपके पटियाला घराने से थे। किस घराने से थे, वेरी इंपॉर्टेंट आपका पटियाला घराना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। कल्लन खां किस घराने से थे। कल्लन खां किस घराने से थे, किराना, आगरा, अतरौली, जयपुर। देखिए आपका जो कल्लन खां है ये किस घराने से थे, तो ये थे आपके आगरा घराने से। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कल्लन खां को लेकर के, तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। हीराबाई बड़ौदकर किस घराने से थी, ग्वालियर, दिल्ली, किराना, उदयपुर। तो जो हीराबाई बड़ौदकर थी इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हीराबाई बड़ौदकर हुआ, बड़े गुलाम अली खां, फैयाज खां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकता है। और देखिए ग्वालियर घराना, ग्वालियर घराने के आपको सभी के सभी कलाकारों को अच्छे से याद कर लेना है। तो हीराबाई बड़ौदकर आपकी किराना घराने की थी। किस घराने की थी, तो ये थी आपकी किराना घराने की। अमान अली किस घराने से संबंध रखते हैं। अमान अली किस घराने से संबंध रखते हैं, पंजाब, ग्वालियर, दिल्ली, जयपुर। तो जो आपके अमान अली हैं ये आपके किस घराने से संबंध रखते हैं, तो आपका पंजाब घराने से। वेरी इंपॉर्टेंट, अमान अली आपके पंजाब घराने से संबंध रखते हैं। शंकर पंडित का घराना बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी में पूछा गया है। जयपुर, किराना, दिल्ली, ग्वालियर। जो आपके शंकर राव पंडित जी हैं ये आपके ग्वालियर घराने से हैं। देखिए शंकर राव पंडित की जीवनी आपसे पूरी की पूरी पूछी गई थी बीपीएससी में, तो जब मैं आपको जीवनियाँ बताऊंगा तो शंकर राव पंडित की कंप्लीट जीवनी में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको थ्योरी वाले क्लासेज भी जरूर लेते हुए चलना है। बड़े गुलाम अली किस घराने से हैं, आगरा, पंजाब, दिल्ली, ग्वालियर। जो बड़े गुलाम अली हैं ये आपका किस घराने से संबंध रखते हैं ये आपको बताना है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है आपका पटियाला पंजाब घराने से। किस घराने से, आपके पंजाब घराने से। आपको पटियाला भी मिल सकता है। आगे हम बात करेंगे पंडित भीमसेन जोशी का घराना कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट। किराना, दिल्ली, पटियाला, लखनऊ। सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा और आपको लास्ट में बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो देखिए भीमसेन जोशी किस घराने से संबंध रखते हैं, किराना, दिल्ली, पटियाला और लखनऊ। देखिए आपका जो भीमसेन जोशी है ये आपका किराना घराने से है। किस घराने से रहने वाले हैं, तो आपका किराना घराने से। आगे हम बात करेंगे डॉक्टर रात जनकर किस घराने से हैं, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, किराना। देखिए जो रात जनकर जी हैं ये आपका आगरा घराने से हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। वीणा सहस्त्रबुद्धि किस घराने से हैं, किराना, ग्वालियर, जयपुर, दिल्ली। तो जो आपका वीणा सहस्त्रबुद्धि है ये किस घराने से संबंध रखते हैं, देखिए किराना घराने से। तो मैं आपका जो कलाकार है उनको जल्दी जल्दी करवाते हुए चल रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ समझाने की है। तो आप इनको याद कर लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है उनको आप लिख लीजिएगा। देखिए पंडित कुमार गंधर्व किस घराने से हैं, किराना, सहसवान, जयपुर, मेवाती। तो ये आपको एक बार अच्छे से बताना है जो कुमार गंधर्व हैं। अब देखिए कुमार गंधर्व और आपका सवाई गंधर्व ये आपका किस घराने से हैं, देखिए सवाई गंधर्व आपका रहने वाले हैं किराना घराने से। किराना घराने से, तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, किराना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। पंडित जसराज के घराने का नाम क्या है, पंडित जसराज के घराने का नाम क्या है, सहसवान, आगरा, ग्वालियर, मेवाती। तो जो पंडित जसराज जी हैं इनके घराने का नाम क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए जो मेवाती घराना है यह पंडित जसराज जी का है। तो ये आपके जो इस प्रकार के घराने हैं, मेवाती हुआ, इंदौर हुआ, आपका रामपुर हुआ, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इनको आप एक बार लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। कंठे महाराज के पुत्र का नाम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंठे महाराज हैं, इनके पुत्र का नाम क्या था, किशन महाराज, कलिका प्रसाद, गोदई महाराज, शंभू महाराज। देखिए जो कंठे महाराज हैं इनके बेटे का नाम था
किशन महाराज। जो किशन महाराज हैं इन्होंने कंठे महाराज से शिक्षा ली थी, तो इनके गुरु भी आप कह सकते हैं किशन महाराज के गुरु कंठे महाराज। आगे हम बात करेंगे अलाउद्दीन खां के पुत्र का नाम क्या था। अलाउद्दीन खां के पुत्र का नाम क्या था? इमदाद खां, अली अकबर खां, दबीर खां, अमजद अली खां। देखिए जो अलाउद्दीन खां थे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनके पुत्र थे वो थे आपके अली अकबर। कौन थे? अली अकबर। अब देखिए इनके पुत्र अली अकबर थे, तो इनके शिष्य कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बीपीएससी में पूछा गया है। अलाउद्दीन खां के शिष्य कौन थे? आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अमृत सेन के पिता का नाम क्या था? अमृत सेन के पिता का क्या नाम था? करीम सेन, निहाल सेन, रहीम सेन, दबीर खां। तो अमृत सेन के पिताजी का नाम क्या था? आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका रहीम सेन। अमृत सेन के पिताजी थे रहीम सेन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे अन्नपूर्णा देवी के पिता का नाम क्या था? स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो अन्नपूर्णा देवी के पिताजी कौन थे? कुमार गंधर्व, अलाउद्दीन खां, रविशंकर, अब्दुल करीम खां। देखिए इसका जो राइट आंसर आपका रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? आपका अलाउद्दीन खां। क्या रहने वाला है आपका? अलाउद्दीन खां। अन्नपूर्णा देवी आपका अलाउद्दीन खां की पुत्री थी। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, अब्दुल हलीम जाफर खां के पिता कौन थे? अब्दुल हलीम जाफर खां के पिता का क्या नाम था? तो अब्दुल खां, असद अली खां, हलीम खां, जाफर खां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपका हलीम जाफर खां के पिताजी कौन थे। तो देखिए आपका जो जाफर खां थे इनके पिताजी थे, इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? जाफर खां। तो जो अब्दुल हलीम थे इन्होंने अपने पिताजी का ही नाम अपने नाम के पीछे लगाया था, जाफर खां। तो अब्दुल हलीम जाफर खां के पिता कौन थे? जाफर खां। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट, हाफिज अली खां के पुत्र का क्या नाम था? तो जो हाफिज अली खां थे उनके पुत्र का क्या नाम था? अमजद अली खां। अब देखिए आपके जो हाफिज अली खां थे ये सरौंद वादक थे। तो यहाँ से आपका ये भी बन सकता है कि आपका मतलब आफताब सरौंद किसे बोला जाता है? आफताब सरौंद। आफताब सरौंद किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपका हाफिज अली को। जो आपके अमजद अली हैं इन्हें आपका सरौंद सम्राट बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका? सरौंद सम्राट। तो ये आपको पता होना चाहिए सरौंद सम्राट कौन है और आफताब सरौंद कौन है। आगे हम बात करेंगे इमदाद खां किसके पिता थे? इमदाद खां किसके पिता थे? इनायत खां के, बिलायत खां के, फैयाज खां के, अमान अली खां के। तो देखिए जो इमदाद खां थे ये किसके पिता थे? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए इनायत खां के पिता थे। किसके पिता थे? इनायत खां के इमदाद खां पिता थे। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन किसका गुरु है, कौन किसका पिता है। तो इनसे एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो आप इनको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा। किशोरी अमोडकर की माता का क्या नाम था? किशोरी अमोडकर की माता का क्या नाम था? ताराबाई सिंडोलकर, मधुबाई कुर्डीकर, अन्नपूर्णा देवी, शरण रानी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। किशोरी अमोडकर जी की माता का नाम क्या था? देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका मधुबाई। क्या रहने वाला है आपका? मधुबाई कुंडीकर। क्या रहने वाला है आपका? मधुबाई कुंडीकर। तो सभी के सभी विद्यार्थी जो न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुपों पर। देखिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो सीरीज चलाई जा रही है यहाँ से आपके सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। शरण रानी के गुरु का क्या नाम था? शरण रानी के गुरु का क्या नाम था? बीजी जोग, निखिल बनर्जी, अलाउद्दीन खां, चांद खां। देखिए इसका आपको कमेंट करके बताना है कि जो शरण रानी थी इनके गुरु कौन थे। तो शरण रानी के गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खां। कौन थे? अलाउद्दीन खां, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे, देखिए ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर रहने वाला है हमारा 360 तक। तो आज हम आपसे इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे। और देखिए आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुपों पर शेयर कर दीजिएगा। देखिए आपके लिए हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। आपको MCQ
वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की 1000+ क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे शिक्षा प्लान के एप्लीकेशन पर, आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो विद्यार्थी अभी भी तैयारी स्टार्ट किए हैं वह हमारी थ्योरी की क्लासेस जरूर लीजिएगा, जिससे आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही है और एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है। दोनों ही क्लासेज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी के सभी विद्यार्थी इन क्लासेस को अवश्य लीजिएगा। तो आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।